नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण जारी है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब ये दिन आ गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद शनिवार को कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। और आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित श्री कांतिरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। बता दें कि विपक्षी दलों के कई नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से आमंत्रित किया गया था और इससे विपक्षी एकजुटता का भी संकेत यहां पर भेजा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की एकजुटता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 विपक्षी दलों को न्योता भेजा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी के तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि यहां पर एक तरफ तो शपथ ग्रहण हुआ और दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन हुआ, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव के रास्ते होते हुए यहां पर 2024 के लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी करनी है। और विपक्षी एकजुटता अगर रही तो 2024 में दिल्ली का किला फतेह हो सकता है और बीजेपी को धूल चटाई जा सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सारे विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर नोटबंदी, 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे नोट। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नोटबंदी हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है और आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था और पिछले कुछ महीने में मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2000 के नोट पर लगी रोक तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को चलने से वापस लेने का फैसला किया है और बयान के मुताबिक ये नोट 30 सितंबर तक वैध बने रहेंगे। बैंक के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे स्वयंभू विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को परेशान करने के लिए वापस आ गया है। नोटबंदी का बहुत प्रचारित कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम मोदी ने 2000 के नए नोट के फायदों पर राष्ट्र को उपदेश दिया और अब जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह के कदम के पीछे अपनी मंशा बतानी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा और इसे दुनिया में चिप की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुस्लिम, दलित और महिलाओं को मिले जगह, खड़गे से बोले राहुल गांधी। कर्नाटक कैबिनेट में कौन हो सकता है शामिल, ये आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक में शनिवार को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके लिए बेंगलुरु स्थित कांटेरवा स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच दोनों नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के सामने अगली बड़ी चुनौती कैबिनेट गठन की है, जिसके लिए कई समुदायों से मांगे उठ रही हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट गठन की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि कैबिनेट में सभी वर्ग, खासकर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को जगह मिलना चाहिए,
जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। वहीं दोस्तों कर्नाटक के नवनियुक्त सीएम सिद्धारमैया के सामने पहली चुनौती भी सही संतुलन के साथ मंत्रिमंडल के गठन की होगी, जिसमें सभी समुदायों, धर्मों, वर्गों और पुरानी और नई पीढ़ियों के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैबिनेट की पहली बैठक होगी जोरदार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हर वादा पूरा करेंगे सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनावी वादों को पूरा करना। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया एवं डीके शिव कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने और मंत्रिमंडल के गठन पर नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार ने मीडिया से बात की और कहा कि हम अपने नेताओं को आमंत्रित करने के लिए यहां आए हैं और हम गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को व्यक्तिगत तौर पर न्योता देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र से भाजपा को बेदखल करने की तैयारी में विपक्ष, जाने क्या है गेम प्लान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्य से भाजपा को बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष और महाविकास अघाड़ी की प्रमुख दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत और भाजपा की हार के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की हलचल भाजपा के खिलाफ तेज हो गई है और इसी का नतीजा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के 3 दिन बाद ही महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पिछले बुधवार यानी 17 मई को मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की। एनसीपी कोर कमेटी की इस बैठक में कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद देश की राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ संभावना ये भी तलाशी गई कि महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथी शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार को लेकर क्या कुछ नया किया जा सकता है। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे के अनुसार मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक में स्थानीय और आम चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए पार्टी संगठन के मामलों पर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि ये बैठक इस बात को देखते हुए मायने रखती है कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ कर्नाटक जैसी सत्ता विरोधी लहर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी समूह को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा जो निष्कर्ष निकाले गए वो पूर्वानुमान के अनुसार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो पूर्वानुमान के अनुसार है, लेकिन ये बात फर्जी है कि अडानी समूह को क्लीन चिट मिल गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनसे संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को बल मिलता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि कांग्रेस लंबे समय से ये कहती आ रही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का बहुत ही सीमित अधिकार क्षेत्र है और शायद ये मोदानी घोटाले की जटिलता को देखते हुए इसको बेनकाब नहीं कर सके। और उनके मुताबिक ये समिति अडानी समूह द्वारा सेबी के कानूनों का उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल नहीं रही। जब कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता तो समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि सेबी की तरफ से कोई नियामकीय विफलता नहीं हुई है। और रमेश का कहना है कि हम इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 106 और 144 में दिए गए 2 बिंदुओं का उल्लेख करना चाहते हैं जिससे जेपीसी के औचित्य को बल मिलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में नई टीम से कांग्रेस को जिंदा करने का प्लान, केजरीवाल के खिलाफ कन्हैया को कमान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस दिल्ली में लंबित संगठन फेरबदल को अंजाम दे सकती है। जल्द ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। एमसीडी चुनाव में शर्मनाक हार के बाद से ही मौजूदा अध्यक्ष अनिल चौधरी को हटाए जाने की अटकलें हैं और कुछ समय पहले भी सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन फिर कर्नाटक चुनाव तक इस कवायद को टाल दिया गया था। अब कर्नाटक के बाद पार्टी आलाकमान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों पर फोकस करने जा रहा है। पार्टी ने संगठन में फेरबदल को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह की चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 सालों तक दिल्ली में शासन किया, लेकिन अभी एक भी सांसद और विधायक राजधानी से नहीं है। एमसीडी
में भी पार्टी नगण्य है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।